हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस क्लासेज में अपन ने बात की थी डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में। अपन ने बात कर रहे थे जिसमें अपन ने देखा था कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस तरह से होता है, ये अपन ने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। और यूकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कुछ ही पॉइंट्स यानी जो लास्ट वाला था जो अपना बचा हुआ था वो अपने को पढ़ना है। तो अपन ने जो प्रोकैरियोट्स में तीनों स्टेजेस पढ़ ली थी, तीनों प्रोसेस पढ़ ली थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में अपन ने इनिशिएशन भी पढ़ लिया था, किस तरह से इनिशिएशन होता है, किस तरह से इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन की बात करें तो इलोंगेशन में अपन ने देखा था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कौन से होते हैं? दो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये दोनों डिफरेंट टाइप की जो लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड, इन दोनों का क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ तक अपन ने बात की थी। फिर लास्ट में अपन ने देखा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिया था, किस तरह से जो न्यूली स्ट्रैंड है उसका सिंथेसाइज करता है। जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है उसके ऊपर ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं और ओकाजाकी फ्रेगमेंट के पहले वहाँ पर प्राइमर जुड़े होते हैं, तो बहुत सारा क्या होता है वहाँ पर प्राइमर जुड़ा हुआ होता है। तो अपन आज बात करेंगे कि मैच्योर ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड इन यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर देखो अपन बात करेंगे मैच्योर ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड और दूसरा कह सकते हैं मैच्योर ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड इन यूकैरियोट्स, दूसरा प्राइमर रिमूवल। यानी जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है वो किस तरह से मैच्योर होती है। ये शायद लगभग अपन ने लास्ट में पढ़ भी लिया था, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या बनते हैं, ये पेरेंट डीएनए है, यहाँ पर ये वाला डीएनए है, ये क्या है? न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। इस न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के ऊपर यहाँ पर क्या जुड़े होते हैं? प्राइमर जुड़े होते हैं। इन प्राइमर को भी क्या करना है? रिमूव करना है। तो अपन पढ़ेंगे इसमें मैच्योर ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड इन यूकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स में जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो किस तरह से मैच्योर होगी। दूसरा प्राइमर रिमूवल, किस तरह से प्राइमर क्या होगा? रिमूव होगा। ठीक है, इसके अंदर देखिए तो दो प्रोटीन्स या कह सकते हैं अपन एंजाइम्स काम में आते हैं। एक तो आता है आरएनएज एच, दूसरा आता है FEN1। दोनों का देखो डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। दोनों की बात करें तो रिकॉग्नाइज आरएनए डीएनए हाइब्रिड। ये किसको रिकॉग्नाइज करता है? आरएनए डीएनए हाइब्रिड को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। अब बात करें अपन आरएनए डीएनए हाइब्रिड क्या होता है, जैसे ये क्या है? पेरेंट स्ट्रैंड है और यहाँ पर ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बना है। ठीक है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर जो प्राइमर जुड़ा होता है, ठीक है, प्राइमर जुड़ा होता है। प्राइमर ऐड कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। यहाँ पर यूकैरियोट्स में किसी भी तरह के आरएनए की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर जितने भी जो फंक्शंस होते हैं अधिकतर वो डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। जैसे बात करें कि प्राइमर एक्टिविटी भी कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये प्राइमर है, तो प्राइमर क्या होता है? आरएनए होता है। ये क्या है? डीएनए है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, तो ये यहाँ पर ये क्या है? डीएनए है। डीएनए और आरएनए के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है डीएनए आरएनए हाइब्रिड या आरएनए डीएनए हाइब्रिड। क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? प्राइमर भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? डीएनए भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अपने को प्राइमर को हटाना है, मतलब आरएनए को यहाँ से रिमूव करना है, तो कौन करेगा? आरएनए एच या डिग्रेड करेगा। ये किसको डिग्रेड करेगा? आरएनए को डिग्रेड करेगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने ये पढ़ भी लिया था लगभग। ठीक है, FEN क्या करता है? फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज फर्स्ट। फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज फर्स्ट क्या करता है? रिमूव लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी आरएनए डीएनए ब्रेक। इसके अंदर अपन ने देखा था कि किस तरह से ये रिमूव करता है।
यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अपन ने बात की कि ये कोई पेरेंट डीएनए है। पेरेंट डीएनए का जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा वहां पर 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये क्या है लैगिंग टेम्पलेट डीएनए है। और टेम्पलेट डीएनए भी कौन सा, जिसके अंदर लैगिंग स्ट्रैंड का क्या होगा सिंथेसिस होगा। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये प्राइमर ऐड हो गया, यहाँ पर प्राइमर ऐड हो गया, यहाँ पर प्राइमर ऐड हो गया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्राइमर के साथ में यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ऐड हो गया, यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ऐड हो गया, यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो डीएनए और आरएनए आपस में जुड़ते हैं इसको कहते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड। इसको क्या कहा जाएगा, डीएनए आरएनए हाइब्रिड कहा जाएगा। और यहां पर ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड को ब्रेक कौन करेगा, यहां पर अभी देखें तो अपन ने 2 एंजाइम्स की बात की थी, एक तो आरएनएज एच, ठीक है। आरएनएज एच क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, आरएनएज एज डीएनए आरएनए हाइब्रिड को रिकॉग्नाइज करेगा और क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आरएनएज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, आरएनएज एच एंजाइम्स की प्रेजेंस में यहाँ पर ये क्या हो गया, एक देखोगे तो यहाँ पर डीएनए आरएनए हाइब्रिड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 3 नए स्ट्रैंड थे और यहाँ पर ये क्या रिमूव हो गया, आरएनए रिमूव हो गया। लेकिन ये कंप्लीटली आरएनए को क्या नहीं कर सकता, डीएनए आरएनए हाइब्रिड को ब्रेक नहीं कर पाता। लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर पाता। तो लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड को कौन ब्रेक करेगा, लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड बच जाता है उसको FEN फर्स्ट फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज फर्स्ट क्या करता है, इस जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है और एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करने के बाद में यहाँ पर ये देखो ये पेरेंटल डीएनए हो गया 3 प्राइम से 5 प्राइम। और यहाँ पर इसने क्या किया, जो FE1 है इसने यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया। ये कौन करेगा, FEN फर्स्ट। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बनाते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर ये 3 न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए और यहाँ पर ये लास्ट वाला। तो ये पहले उसको नीचे की तरफ लेके आता है, ठीक है। और नीचे की तरफ लाने के बाद में ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है और यहाँ से इसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और इस तरह से ये क्या करता है, प्राइमर को रिमूव करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, गैप फिल होगा और गैप फिल किसके द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर प्राइमर रिमूव हो गया, अब बचा डीएनए। अब डीएनए के जो यहाँ पर जो प्राइमर था, यहाँ पर जो गैप है उसको फिल कौन करेगा, गैप फिल होता है किसके द्वारा, गैप फिल होता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। इन दोनों पॉलीमरेज एंजाइम्स के द्वारा क्या होगा, गैप फिल होगा। अब गैप फिल हो गया और गैप फिल होने के बाद में यहाँ पर लाइगेशन के लिए यानी गैप को जोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और लाइगेशन के लिए जो एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ पर ये तीनों एंजाइम्स इस गैप को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद में यहाँ पर देखोगे तो ये अपने पास न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से 3 प्राइम, यहाँ से 5 प्राइम और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन गया। और ये तो थी कौन सी स्ट्रेन थी, ये लैगिंग स्ट्रेन,
लैगिंग स्ट्रैंड था, ये कौन सी स्ट्रैंड थी, लैगिंग स्ट्रैंड थी। दूसरी अपन ने लीडिंग स्ट्रैंड की बात की थी, तो लीडिंग स्ट्रैंड में जो टेम्पलेट था वो 5 प्राइम से 3 प्राइम, और जो पॉलीमराइजेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब यहाँ पर तुम्हें ध्यान होगा, यहाँ पर भी क्या ऐड किया था, प्राइमर ऐड किया था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइमर रिमूव तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है वो डीएनटीपी है या न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दोनों एंड पर, इस वाले एंड पर और इस वाले एंड पर, यानी 3 प्राइम एंड पर, 3 प्राइम एंड पर क्या होगा, यहाँ पर 3 प्राइम एंड पर क्या होगा, जो 3 प्राइम एंड है और इसका ये वाला एंड है ये 5 प्राइम, ये वाला क्या है 5 प्राइम, यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली डीएनए का सिंथेसाइज नहीं होगा, और इसी को कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। इसी को क्या कहते हैं, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। और आज के वीडियो में अपन इसी प्रॉब्लम को अपन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन देखिए इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि आरएनए प्राइमर आर रिमूव्ड बाय आरएनएज एच फर्स्ट, यानी जो आरएनए प्राइमर होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं किसके द्वारा, आरएनएज एच फर्स्ट के द्वारा, such that one ribonucleotide remain still attached to the DNA and part of the ओकाजाकी fragment। यानी क्या कहना चाह रहा है, ये बता रहा है कि जो डीएनए है जो प्राइमर रिमूव करता है वो कौन करता है, आरएनएज एच फर्स्ट, लेकिन सच दैट वन राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी एक राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा गया है, क्योंकि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पर अगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाता। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिमेन यानी बचा हुआ स्टिल अटैच्ड टू द डीएनए, और डीएनए के कौन से पार्ट पर, 3 प्राइम एंड पर क्या होता है, एक क्या बचा होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड बचा होता है, पार्ट ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट का एक पार्ट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के ऊपर एक राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बचा हुआ रहता है, स्टिल यानी बचा हुआ रहता है। दिस लेफ्ट आउट राइबोन्यूक्लियोटाइड इज देन रिमूव्ड बाय फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, यानी कह सकते हैं FEN फर्स्ट, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, FEN फर्स्ट। Polymerase delta then fill the gap formed between ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और पॉलीमरेज डेल्टा क्या करता है, जो गैप बन गया है जहां से प्राइमर रिमूव हुआ है उस गैप को फिल कौन करेगा, पॉलीमरेज डेल्टा फिल करेगा। ठीक है, द प्राइमर रिमूवल, यानी बिटवीन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉलोइंग द प्राइमर रिमूवल, यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट के जो फ्रेगमेंट बने थे वहां से प्राइमर रिमूवल होने के बाद में जो गैप बचता है उस गैप को फिल कौन करता है, पॉलीमरेज डेल्टा। द निक फॉर्म्ड बिटवीन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट एंड द लैगिंग स्ट्रैंड filled in the by DNA ligase first, hence forming single strand DNA, यानी जो गैप फिल होने के बाद में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। ठीक है, तो लास्ट में लाइगेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये डायग्राम के द्वारा बता रखा है। यहाँ पर देखोगे तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट देखो कहाँ पर बन रहे हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन के ऊपर। यहाँ पर देखोगे तो ये P1 है, यहाँ पर P2 है, ये पूरा का पूरा लैगिंग स्ट्रैंड है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। यहाँ पर प्राइमर फर्स्ट है, यहाँ पर प्राइमर सेकंड है, और ये क्या बन रहा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। अब यहाँ पर अपन ने अलग रिमूव कर लिया, क्या रिमूव कर लिया, यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड को अलग रिमूव कर लिया। अब रिमूव यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या दिया इसको, आरएनएज एच फर्स्ट, और ये क्या करता है, रिमूव करता है डीएनए प्राइमर
एक्सेप्ट लास्ट न्यूक्लियोटाइड। लास्ट न्यूक्लियोटाइड को छोड़कर बाकी जितने भी डीएनए जो आरएनए के प्राइमर्स होते हैं उनको क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने ये लास्ट वाला छोड़ दिया, ठीक है, बाकी ये P2 को तो छोड़ दो। P1 की बात करो तो यहाँ पर इसने लास्ट वाला यहाँ पर क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया, लेकिन लास्ट का यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर FEN फर्स्ट या RTH फर्स्ट, रिमूव लास्ट RNA न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर जो FEN फर्स्ट है ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड को भी क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फिर लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा यहाँ पर क्या करता है, गैप को फिल करता है, फिल इन द गैप विथ डीएनए, और गैप को फिल कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डेल्टा इसलिए ज़्यादा मेन रेस्पॉन्सिबल डेल्टा को इसलिए कहा गया है क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड है उसका सिंथेसिस ही डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा करता है, ठीक है। गैप्स विथ डीएनए, ठीक है। बाद में देखो यहाँ पर एक चीज तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो एंड है यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये वाला जो ब्लैक वो है हॉल बनाया है मैंने, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्या है, बॉन्ड बन गया, लेकिन ये वाला बॉन्ड कंप्लीट नहीं बना है। यहाँ पर देखोगे तो अच्छी तरह से दिख रहा है कि यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं बना है। इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, फिल इन द निक बिटवीन टू ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं, दोनों ओकाजाकी फ्रेगमेंट का जो फिल करता है, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन गए, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमर लास्ट वाला प्राइमर था, जो 3 प्राइम एंड पे प्राइमर था, वो प्राइमर रिमूव हो भी जाता है, लेकिन वहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस कैसे होगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम इन यूकैरियोट्स टर्मिनेशन, ठीक है। अब टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, पहले टर्मिनेशन की देख लेते हैं कि टर्मिनेशन क्या होता है। पहले अपन किसके बारे में बात कर लेते हैं, टर्मिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट में टर्मिनेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, प्रोकैरियोट्स में अपन ने बात की थी, टर साइट होती है एक, और टस क्या होती है, प्रोटीन होती है। टस क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या कराते हैं, टर्मिनेशन करवाते हैं। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें अपन, यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में देखा होगा अपन ने, मैंने पहले भी बताया था कि यूकैरियोट्स में जो 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क आपस में क्या करके ज्वाइंट करके क्या बनाते हैं, ज्वाइंट टुगेदर, आपस में ज्वाइंट करके एंड रेप्लिकेशन टर्मिनेट, ठीक है। रेप्लिकेशन को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे अपन देखें तो 2 रेप्लिकेशन फोर्क, मतलब ये वाला रेप्लिकेशन फोर्क एक ये वाला है, एक जैसे देखो यहां पर ये लीनियर डीएनए है, ये क्या है, लीनियर डीएनए है। एक यहां पर ORI साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां पर ओरिजिन साइट है, एक यहां पर ओरिजिन साइट है, यहां पर ओरिजिन साइट है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे, तो रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे बनेंगे, ये वाला रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरह से बनेगा, मतलब यहां पर हेलिकेज इस तरफ जाएगा। दूसरा ये वाला रेप्लिकेशन फॉर्क किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, यहां पर ये वाला इस तरफ से। यहां पर ये देखोगे तो ये वाला रेप्लिकेशन फॉर्क किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये एक ही डीएनए
ठीक है, और यहाँ पर ये वाला इस तरह से। अब यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों फोर्क आपस में क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी तो ये दोनों आपस में क्या क्या होंगे, पास पास होंगे। तो यहाँ पर देखो ये तो आगे की तरफ क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इधर की तरफ और ये भी इधर की तरफ, तो दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से यहाँ पर बाइंड, जो दोनों रेप्लिकेशन फोर्क आपस में क्या होंगे, बाइंड होंगे, और दोनों रेप्लिकेशन फोर्क आपस में बाइंड होकर क्या कर देते हैं, टर्मिनेशन कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रोटीन और एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से टर्मिनेशन होता है। अब यहाँ पर देखें तो अपन पढ़ रहे थे क्या, अपन पढ़ रहे हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम ये यूकैरियोट्स में ही क्यों आती है, जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है वो यूकैरियोट्स में ही क्यों आती है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम्स इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अब एंड रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में होगी तो क्या होगा, ये टेम्पलेट डीएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम, दूसरा ये टेम्पलेट डीएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। दूसरा अपन बात करें पेरेंट डीएनए है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या बनेगा, पॉलीमराइजेशन होगा। यहाँ पर ये 5 प्राइम, यहाँ पर ये 3 प्राइम। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, सॉरी 5 प्राइम और यहाँ पर 3 प्राइम। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डीएनए बन जाएगा, यानी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए यहाँ तक बन गया। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन या फिर जो नाइट्रोजन बेस है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, इनके सामने जो कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस है वो फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उनका फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो इसे कह सकते हैं अपन, यहाँ पर देखो 3 प्राइम पर कुछ न्यूक्लियोटाइड और बचे हुए हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर भी देखो 3 प्राइम पर कुछ न्यूक्लियोटाइड और हैं। तो इस रीजन को अपन कह सकते हैं 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन। इस रीजन को अपन क्या कह सकते हैं, 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन, ठीक है। और ये 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन्स ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, देखो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे अपन कि जो ये 3 प्राइम है ना, यहाँ पर अपन एक एंजाइम जोड़ेंगे और उस एंजाइम्स को कहेंगे अपन टीलोमरेज। उस एंजाइम को क्या कहेंगे, टीलोमरेज एंजाइम कहेंगे। और वो जो 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन है, जैसे ये वाले वो ले लो, ये वाला डीएनए ले लो, तो यहाँ पर ये 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन था, इसको क्या कर देता है और बड़ा कर देता है। यहाँ पर पहले यहाँ पर था, ये 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन यहाँ तक था पहले, अब ये यहाँ से बढ़कर इस तरफ हो गया, यानी इसको और भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसको पॉलीमरेज कर देता है, यानी इस यहाँ पर 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर और न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है, यहाँ पर क्या जोड़ देता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है, थाउजेंड्स के समथिंग न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है। कौन ऐड करेगा, टीलोमरेज एंजाइम। अब यहाँ पर देखोगे तो 3 प्राइम जो रीजन है वो अपना इतना बड़ा 3 प्राइम रीजन हो गया। अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर जो अपना जो 3 प्राइम रीजन था, इसमें कुछ ही न्यूक्लियोटाइड थे यहाँ पर,
तो यहाँ पर अपन प्राइमर भी जोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्राइमर तो यहाँ से हटाया है, इतने ही न्यूक्लियोटाइड है, जो प्राइमर यहाँ पर जुड़ेंगे तो फिर वो पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन अब इसको जो इस वाला जो 3 प्राइम रीजन है इसको क्या कर दो, थोड़ा सा इसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, इसको क्या कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो। और एक्सटेंड करने के बाद में देखोगे कि ये इतना बड़ा एक्सटेंड हो गया। अब यहाँ पर क्या ऐड कर दो, प्राइमर ऐड कर दो, यहाँ पर क्या ऐड कर दो, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ऐड कर दो। और अल्फा ऐड करने के बाद में यहाँ पर ये वापस से 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है, जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। यानी यहाँ पर मेन एंजाइम्स क्या होगा, टीलोमरेज एंजाइम्स मेन रेस्पॉन्सिबल, यानी जो मेन फंक्शन करेगा वो कौन करेगा, टीलोमरेज एंजाइम। ठीक है, किस तरह से करेगा, देखो यहाँ पर एक वो दे रखा है कि रेप्लिकेशन ऑफ टीलोमर बाय टीलोमरेज इन यूकैरियोट्स। अब ये जो कंडीशन देखने को मिलती है, ये टीलोमर्स रीजन्स में मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है, टीलोमर रीजन्स में मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे टीलोमर्स बाय टीलोमरेज इन यूकैरियोट्स, यानी टीलोमर रीजन के अंदर जो रेप्लिकेशन का जो वो पाया जाता है, 3 प्राइम रीजन पाया जाता है, उसको टीलोमरेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, फिर सही किया जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये पेरेंट डीएनए की बात कर रहा है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, पेरेंट डीएनए की बात कर रहा है। और पेरेंट डीएनए के देखोगे तो यहाँ पर TTAG, लास्ट में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो क्या है, TTAG है। और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो एंजाइम्स है वो कौन सा है, टीलोमरेज एंजाइम। और टीलोमरेज एंजाइम्स के पास में खुद के पास अपना टीलोमरेज आरएनए होता है। और इस टीलोमरेज आरएनए पे वही कॉम्प्लीमेंट्री होती है जो इस 3 प्राइम रीजन के ऊपर, जो वही कॉम्प्लीमेंट्री होती है जो 3 प्राइम रीजन के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लास्ट में TTAG सीक्वेंस है, यहाँ पर देखोगे TTAG। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, T के अपोजिट A और A के अपोजिट U और C। यहाँ पर U इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, RNA है। ठीक है, यहाँ पर डीएनए का क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया। अब देखोगे यहाँ पर देखो, ये जो टीलोमरेज है ये क्या कर रहा है, डीएनए का सिंथेसिस कर रहा है। यहाँ पर इसने अलग न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए, तो ये ओवरऑल क्या करेगा, जो 3 प्राइम रीजन है उसको क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो हेड टू टेल ऑफ TG रिच डीएनए सीक्वेंस, यहाँ पर ये क्या करता रहेगा, जोड़ता रहेगा। यहाँ पर ट्रांसलोकेशन, इसने फिर से अपनी लोकेशन क्या की, चेंज की। देखो यहाँ से उठ के यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ गया और आगे की तरफ बढ़ के फिर इसने नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए। इस तरह से ये 3 प्राइम जो रीजन है उसको क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है। इसको क्या कर देता है, थोड़ा इंक्रीज कर देता है। अब ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि अपन यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, इस रीजन पर प्राइमर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको क्या करेगा, ये 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन को सॉल्व करेगा। अब देखो यहाँ पर कि जो 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन है, ठीक है, अब वो कब तक अपने को बढ़ाना है, यानी अब टीलोमरेज ऐड करवा दिया, अब टीलोमरेज कब तक ऐड करेगा, वो भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना, कि जो 3 प्राइम रीजन है वहाँ पर टीलोमरेज कब तक ऐड करवाना है, कब तक न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाना है। ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो वो क्या करता रहेगा, जो 3 प्राइम रीजन है उसको एक्सपेंड करता रहेगा, लेकिन अपने को इतने की जरूरत नहीं है। तो उसको इनहिबिट करने के लिए भी एक मैकेनिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, उसको इनहिबिट यानी कब तक टीलोमरेज होगा वो डीएनए का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 प्रोटीन्स का वो दे रखा है कि टीलोमर बाइंडिंग प्रोटीन, जो टीलोमर होता है वहाँ पर कौन कौन सी प्रोटीन बाइंडिंग होती है। यहाँ पर ये दे रखा है यूकैरियोटिक में यीस्ट का, और यहाँ पर ये दे रखी है ह्यूमन का। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये सारी प्रोटीन्स है। ये कौन सी प्रोटीन है, RAP1 प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, RAP1 प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन है RIP1 प्रोटीन और RIP2 प्रोटीन। ये है पर ये RIP2 है, ये RIP1 है।
यानी रैप और रिप प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स क्या करती है कि टीलोमरेज एंजाइम्स का जो टीलोमरेज एंजाइम्स 3 प्राइम रीजन पर क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, उसको कब तक ऐड करवाना है ये उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, यहाँ पर एक CDC13 है। CDC13 मेन जो प्रोटीन है वो होती है, ठीक है, इसका फंक्शन अभी देखेंगे अपन। देखो ये मतलब क्या करती है, टीलोमरेज को रिक्रूटमेंट करती है। जो ये CDC13 है ये किसको रिक्रूटमेंट करती है, टीलोमरेज को। जो अपन ने देखा है ना अभी कि टीलोमरेज एंजाइम्स क्या करता है कि 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन्स को एक्सपेंड करता है, तो उसको रिक्रूटमेंट करने के लिए यानी उसको लाने के लिए जो प्रोटीन्स होगी वो कौन सी होगी, CDC13। और ये जो रैप और रिप प्रोटीन है ये टीलोमरेज को वहां से हटाने का कार्य करती है, ये इनहिबिट करने का कार्य करती है, ये टीलोमरेज को रिक्रूटमेंट का कार्य करती है। लेकिन जो CDC13 होता है उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस कारण से ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ह्यूमन का जो DNA है दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, TIN2, TPP1, POT1, POT1। ठीक है, यहाँ पर POT1 सेम है, फिर TRF1, TRF2, RAP1। ठीक है, ये सारी प्रोटीन्स होती है जो किसके अंदर, ह्यूमन के DNA के अंदर, जो रेप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम के अंदर ये प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपन को वही रैप और रिप और ये यीस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये मैंने बताया कि CDC13 है वो किसको रिक्रूटमेंट करती है, टीलोमरेज एंजाइम को क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। अब यहाँ पर देखो CDC13 का क्या काम है, CDC13 बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंडेड टीलोमरेज रिपीट DNA एंड इज इन्वॉल्व इन टीलोमरेज रिक्रूटमेंट। यानी ये कहाँ पर एंड होती है, देखो यहाँ पर ये 5 प्राइम रीजन है और यहाँ पर 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन है। यहाँ पर प्राइमर ऐड नहीं हो सकता अभी क्योंकि प्राइमर यहाँ से अपन ने रिमूव किया है क्योंकि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। अब इस 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन को अपने को एक्सपेंड करवाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा करना है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है CDC13। CDC13 प्रोटीन बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंडेड टीलोमरेज के ऊपर क्या होती है, बाइंड होती है एंड रिपीट DNA एंड इन्वॉल्व इन टीलोमरेज रिक्रूटमेंट। और ये किसको रिक्रूटमेंट करती है, टीलोमरेज का रिक्रूटमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इमेज में देखें कि किस तरह से ये स्टॉप करेगी। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर टीलोमरेज लेंथ रेगुलेशन बाय टीलोमर बाइंडिंग प्रोटीन, जो टीलोमर रीजन है वहाँ पर जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो किस तरह से रेगुलेट करती है कि कितना टीलोमरेज को क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वही रैप रिप प्रोटीन है। ठीक है, रैप रिप प्रोटीन है, रैप रिप 1 रिप 2 प्रोटीन्स है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये कौन है, टीलोमरेज, ये क्या है, टीलोमरेज। और यहाँ पर एक प्रोटीन देनी रखी, यहाँ पर प्रोटीन का नाम देनी रखा, अपन बना लेते हैं CDC13, क्योंकि CDC13 क्या करता है, इसको रिक्रूटमेंट करता है, किसका, टीलोमरेज एंजाइम्स को रिक्रूटमेंट करता है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रैप रिप प्रोटीन का जो लेवल है यानी जो उसका वो है मतलब मात्रा है, उसकी जो अमाउंट है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो क्या है, कम है। यहाँ पर 3 ही इसके मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर CDC क्या आएगा, ब्लैक से लिख लेते हैं, यहाँ पर CDC13, यहाँ पर क्या आएगा, CDC13। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर CDC13 है। अब ये देखो यहाँ पर इनहिबिशन की प्रॉपर्टीज है इनके पास, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है। ये क्या करती है कि इस जो टीलोमरेज एंजाइम है इसको क्या कर रही है, इस टीलोमरेज को क्या कर रही है, यहाँ से रिमूव कर रही है, रिमूव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनसे ज्यादा पावरफुल होता है CDC13। ठीक है, और ये इसको पकड़ के रखता है, ये कहता है इसको हटाओ, ये कहता है इसको यहीं पर रखो, और धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर
क्या होते हैं, न्यू टीलोमरेज बाइंडिंग होते हैं। जो नए जो टीलोमरेज प्रोटीन्स है वो क्या होंगी, यहाँ पर बाइंड होगी। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी टीलोमरेज जो प्रोटीन्स है, ये जो टीलोमरेज बाइंडिंग प्रोटीन है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अब देखोगे तो यहाँ पर मोर इनिबिशन नो इलोंगेशन। अब यहाँ पर इनका जो अमाउंट है, जो रैप और रिप प्रोटीन है, इनका जो अमाउंट है वो क्या हो गया, अमाउंट इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज होने के बाद में अब यहाँ पर जो CDC13 है, जो CDC13 था यहाँ पर, उसका कोई रोल नहीं आता। मतलब यहाँ पर उसका जो पावर है वो क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर इनकी पावर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब ये कहेंगी अब तुम यहाँ से निकलो, और यहाँ से जो टीलोमरेज एंजाइम है उसको क्या कर देंगे, ये बाहर निकाल देंगे, यानी रिलीज कर देंगे। और यहाँ पर 3 प्राइम तक इसने एक्सपेंड किया, और वहाँ पर फिर जो गैप जो 5 प्राइम है वहाँ पर प्राइमर ऐड हो जाएगा। और प्राइमर ऐड होने के बाद में जो नया DNA है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो अपन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वो बनाया था कि यहाँ पर DNA एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड होने के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, DNA पॉलीमरेज ऐड हुआ, और पॉलीमरेज ऐड होने के बाद में यहाँ पर ये क्या बन गया, न्यू DNA। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड के जो DNA थे वो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA है वो यहाँ पर बने नहीं थे, अब वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन गए हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अभी भी 3 प्राइम क्या रीजन है, ओपन है। और जब भी 3 प्राइम रीजन किसी भी DNA के अंदर ओपन रहता है तो वहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होने के ज़्यादा चांसेस है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होने के ज़्यादा चांसेस है, मतलब ये क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। यहाँ पर कोई से भी जो एंजाइम्स है यहाँ पर इसको आकर इसको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, यानी DNA को ब्रेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो 3 प्राइम रीजन है इसको अपन ओपन नहीं छोड़ सकते, इसको क्या करवाते हैं अपन, देखो लास्ट में, लास्ट टॉपिक है। अब यहाँ तक अपने पढ़ लिया कि किस तरह से जो टीलोमरेज आता है, किस तरह से टीलोमरेज बाहर निकलता है, ये अपन ने देख लिया। अब लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर ये टेम्पलेट DNA था, ये पेरेंट न्यूली सिंथेसाइज DNA, डॉटर DNA। ठीक है, ये टेम्पलेट हो गया, ये डॉटर DNA हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर अभी भी 3 प्राइम पर क्या है, 3 प्राइम रीजन ओपन है। यहाँ पर क्या है कि 3 प्राइम रीजन क्या है, ओपन है, ओवरहैंगिंग है। यहाँ पर कोई सा भी एंजाइम यानी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आकर इस DNA को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। इसके लिए ये क्या करता है, जो 3 प्राइम रीजन होता है वो अपने आप को क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है। फोल्ड करने के बाद में इनके अंदर जो स्ट्रैंड इन्वेजन, ये स्ट्रैंड इन्वेजन जैसे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें भी स्ट्रैंड इन्वेजन होता है। और ये किसका फॉर्मेशन करता है, टी लूप का फॉर्मेशन करता है। टी लूप का फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि ये 3 प्राइम जो रीजन है उसको अपने आप में छुपाता है, और ये क्या करता है, उसको अपने आप में स्ट्रैंड इन्वेजन करके यहाँ पर क्या बना लेता है, ट्रिप्लेक्स DNA का फॉर्मेशन कर लेता है। ट्रिप्लेक्स DNA का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर देखो ट्रिप्लेक्स DNA का फॉर्मेशन हुआ, देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ट्रिप्लेक्स DNA का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। किस तरह से होगा, देखो ट्रिप्लेक्स DNA का फॉर्मेशन, अपन ने ट्रिप्लेक्स DNA पढ़ा हुआ है। ट्रिप्लेक्स DNA में क्या होता है, 3 DNA होते हैं। अब यहाँ पर एक ये, ठीक है, एक दूसरा स्ट्रैंड ये, तीसरा स्ट्रैंड ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये एक बन जाता है ट्रिप्लेक्स DNA बन जाता है, यानी टी लूप का फॉर्मेशन होता है। और इसका जो 3 प्राइम रीजन है वो भी अब अंदर की साइड में है, यहाँ पर कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होगी। और इस तरह से यूकैरियोट का जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना जो यूनिट है, यूनिट सेकेंड, वो क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यूनिट सेकेंड में अपन ने जैसे ओवरऑल बात करें तो यूनिट सेकेंड में अपन ने क्या क्या देखा, यूनिट सेकंड में अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने सबसे पहले देखो यूनिट सेकंड में जनरली एक बार
जो अपना यूनिट सेकंड था, यूनिट सेकंड में अपन ने क्या क्या पढ़ा था कि ये यूनिट सेकंड है रेप्लिकेशन, ठीक है। और रेप्लिकेशन में अपन ने सबसे पहले प्रोटीन एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन और एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन में ये अपन ने पूरा पढ़ा था। फिर प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ा अपन ने, ठीक है। फिर दूसरा यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ा। तीन चीजें ये अपन ने पढ़ी। इसमें से देखो एमएससी के क्वेश्चंस में डायरेक्ट प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन भी आ जाता है या फिर टर्मिनेशन भी आ जाता है कि किस तरह से टर्मिनेशन होता है, ठीक है। इलोंगेशन किस तरह से, एंजाइम्स कौन से होते हैं, ठीक है। एंजाइम आर इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन में, तो वो अपन इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में अपन ने 3 प्रोसेस पढ़ी थी, इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरी टर्मिनेशन। और सेम यही अपन ने जो तीनों प्रोसेस किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, और तीनों प्रोसेस प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है। इनके क्वेश्चंस की देखें तो एमएससी के अंदर जैसे तुम्हारे इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जैसे बड़ा क्वेश्चन तो बहुत, जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो डिटेल एक्सप्लेन पूछ लेता है, डिटेल एक्सप्लेन इन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, या फिर क्वेश्चंस पूछ लेता है डिटेल एक्सप्लेन इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। इस तरह से या तो पूरा डिटेल का पूछेगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में कोई सा भी एक एंजाइम्स पूछ ले, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स पूछ ले, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स बहुत 5 टाइप के होते हैं, यूकैरियोट्स में भी 8-7 टाइप के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछ ले, ठीक है। बीटा क्लैंप, बहुत सारी प्रोसेस अपने पढ़ी थी। या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछ ले यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में पूछ ले, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि टर्मिनेशन को समझाइए। अब टर्मिनेशन दोनों में समझाना पड़ेगा क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर अपने को ने क्या पढ़ा था, टर्मिनेशन पढ़ा था। ये ओवरऑल क्या पढ़ा लिया अपन ने, रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक्स होगा वो होगा डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, ये जैसे रिकॉम्बिनेशन और रिपेयर मैकेनिज्म है वहां पर अपने को पढ़ना था, लेकिन अपन यहाँ पर ही इसको पढ़ लेंगे, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है।